नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार मोदी सरकार की ताकत का भी बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व संसद में अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक बढ़त दिखाने की तैयारी में है। दरअसल महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर अपेक्षित समर्थन न मिलने के बाद बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अपनी संख्या और प्रभाव बढ़ाने की रणनीति को तेज कर दिया है। पार्टी का लक्ष्य केवल एक विधेयक पारित कराना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में बड़े संवैधानिक बदलावों के लिए जरूरी राजनीतिक ताकत जुटाना है। बीजेपी का फोकस महिला आरक्षण बिल, परिसीमन, एक देश एक चुनाव और न्यायिक सुधारों जैसे मुद्दों पर है। इन विषयों पर आगे बढ़ने के लिए संसद में व्यापक समर्थन की जरूरत होगी। यही वजह है कि बीजेपी सहयोगी दलों को मजबूत करने, विपक्षी खेमे में असंतोष का लाभ उठाने और नए राजनीतिक समीकरण बनाने में जुटी हुई है। तो आने वाले संसद के मानसून सत्र में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या है अमित शाह की रणनीति, कैसे पूरा होगा मिशन 360, आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, क्या है अमित शाह की रणनीति, कैसे ये एनडीए 360 का जो मिशन चल रहा है उसे पूरा किया जाएगा? देखिए, ऑलरेडी संख्या तो पूरी हो चुकी जी, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज दिन भर जिस तरह की गहमा गहमी अमित शाह और पिछले 48 घंटे से उनके घर पे जिस तरह की मीटिंग, जिस तरह के लोग, जिस तरह की गहमा गहमी नजर आ रही है, और सिमिलरली कैबिनेट की बैठक हो रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री मीटिंग पे मीटिंग, लोगों से बातचीत, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तक खबर में सिर्फ यही चल रहा होता कि 5 दिन के बाद कौन सा जो है एटम बम फूटने वाला है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, यहां पे खबरें बाहर नहीं आती, लेकिन यू कैन फील द एयर। आप उस गहमा गहमी में आप समझ सकते हैं कि क्या होने जा रहा है। संख्या पूरी हो गई, संख्या पूरी हो गई। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जो इलेक्शन कमीशन के सूत्रों के द्वारा सामने आई है। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के अंदर मीटिंग चल रही है। आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन, तो अचानक से मुझे याद आया कि वो जितने भी चुनाव होने वाले हैं ना 2027 में, यूपी हो कि पंजाब हो कि गोवा हो, गुजरात हो, ये सब क्लब करके बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2026 में ही वो खत्म करना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में लगातार बैठक पे बैठक हो रही है। उससे क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए जरूरी क्या है कि एक तो कानून पास करवाना। कानून पास कैसे होगा? उसके लिए संशोधन लाना होगा। महिला आरक्षण बिल है, संविधान में संशोधन करना होगा। डिलिमिटेशन करना है, संविधान में संशोधन करना होगा। और संविधान में संशोधन करना है तो आप ये समझिए कि 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। जो 360 का बात कही जा रही है, तो मसला सिर्फ वहां नहीं है। वो 360 का आंकड़ा बस 1 मिनट में समझ लीजिए कि भाई क्या है। पिछली बार वोट पड़ा, वोट पड़ने में 298 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को मिली, 230 उधर, बच गया कितना? 54 जो प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये ध्यान रखिए, टोटल संख्या का 2/3 नहीं चाहिए। पीपल हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। कुछ लोग अगर प्रेजेंट नहीं है, वो भी आप समझ लीजिए कि मोदी सरकार के फायदे में, क्यों? फिर 2/3 की संख्या जो है वो घटेगी। अब पिछली बार 54 से रह गए थे, तो 54 से रह गए थे तो कैसे पूरा होगा? कैसे पूरा होगा? तो 298 में आप जोड़ लीजिए 20 के 20। वो भी आज गहमा गहमी थी। वो टीएमसी वाले सब गए थे वहां ओम बिरला जी के पास कि जरा मोदी जी के साइड में हमारा सीट चेंज कर दीजिए। अब हम उधर नहीं रहे, हमने अब अपना ठिकाना बदल लिया है। तो 20 आ गए, तुर्फ का 1 का क्या? डीएमके आ गया है इधर। ये अमित शाह की काबिलियत है और राहुल गांधी की भीषण मूर्खता। क्या बैठे बिठाए 22 सांसद लोकसभा, देखिए राज्यसभा में तो ऑलरेडी क्रॉस कर गए,
थैंक यू टू अरविंद केजरीवाल, वो पूरा का पूरा जो आया। राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं है, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी कंट्रीब्यूट करते रहती है ना, जहां जीतना होता है वहां हार जाती है ना। ऐसे ऐसे एक एक करके जो है बुंद बुंद करते करते जो है वो घड़ा जो है भर गया है। लोकसभा में दिक्कत थी, 54 से आप हारे थे, तो 20 टीएमसी वाले जो पार्टी तोड़ करके अलग पार्टी बना करके एनडीए में आ गए, और डीएमके को राहुल गांधी ने गिफ्ट कर दिया। वो उधर एक मंत्री बनाने के चक्कर में कि भाई चलो उधर मंत्री बन करके वो क्या कहते हैं एक्टर के साथ मिल करके वहां पे कुछ करेंगे। डीएमके ने कहा कि भाई हमको नहीं चाहिए। और एक बात समझ लीजिए, डीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो डीएमके एनडीए का हिस्सा थी। जी जी। वो 2004 में सोनिया गांधी के साथ जाकर के मिल गया। कभी कहानी सुनाऊंगा इसकी कि कैसे लास्ट मोमेंट में डीएमके जो है वो पलटी खाया। तो 2004 से कांग्रेस के साथ जो है डीएमके का रिश्ता था, राहुल गांधी ने तोड़ दिया। वो 22 के इधर, तो 54 घट रहा था पिछली बार, तो 22 और 20 हो गए 42। 6 उद्धव ठाकरे ने गिफ्ट कर दिया, हो गए 48। शरद पवार 8, 48 और 8 हो गए कितने 256, बच गए 4। ये 4 जो है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये अमित शाह है, कोई भी जो है वो लूप होल छोड़ना नहीं चाहते। वो जो छोटे वाले हैं ना चाणक्य, हेमंत विश्व शर्मा, 25 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट की, उसको मोबिलाइज कर रहे हैं। वो उधर से लोग आ जाएंगे। यहां तक तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी टूट फूट की जो खबर थी, कई सारे लोग जो है वो नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी में जो बवाल चल रहा है, 10 बीमार पड़ जाए, घर में बैठ जाए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो संख्या जो वो कम हो जाएगा, 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरकार के सामने क्लियर कट एजेंडा है, महिलाओं को रिजर्वेशन देना है। भाई प्रधानमंत्री मोदी ने नया पार्लियामेंट बनाया, 888 सीट है वहां, टोटल संख्या 542, और नई पार्लियामेंट में लोकसभा में आपने इतना सारा बना दिया, सीटें खाली रहती है। क्यों रहती है? तो प्रधानमंत्री मोदी पहले से ही सोच करके रखे हुए थे कि ये काम करना है, तो कम वाट में अमित शाह को कहा भाई ये होना है, तो वो हो रहा है। साम दाम दंड भेद है ना, वो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यहां तो उस दोनों से भी कहीं ज्यादा ये तो नेशनल इंटरेस्ट का मसला है। तो ये सारी चीजें हैं। क्यों एग्री कर रहे हैं ये लोग? शरद पवार भी अब आ गए, उद्धव ठाकरे भी अब कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि नहीं कर दो। क्यों? क्योंकि पहले जो डीएमके को प्रॉब्लम था कि पॉपुलेशन के आधार पर नहीं, सीट बढ़ानी है तो 50% सीधे सीधे बढ़ा दे, तो 50% बढ़ा दिया गया। जिस राज्य में जितनी सीटें हैं उसमें 50% जोड़ करके, तो किसी को कोई नुकसान नहीं है। और हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहता है कि भाई होना चाहिए, महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए, ताकि महिला का जो एक पॉलिटिकल हमेशा मसला चलता रहता है वो भी खत्म होगा। तो ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन सिर्फ बातचीत नहीं हो रही है। व्हाट इज अमेजिंग कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन, डिलिमिटेशन, ये सब इधर कर भी रहो, और इलेक्शन कमीशन काम पे लग गया। दे आर सो डेड श्योर। तो ये सारी चीजें हो रही है। अब जरा बात कर लेते हैं, कुछ खबर हमारे पास भी उड़ती उड़ती आई हुई है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के अंदर बातचीत की। अभी इंडी गठबंधन वाले नहीं आए, पता नहीं कोई इस बार आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि शरद पवार तो नहीं आने वाले, राहुल केजरीवाल नहीं आने वाले, ठाकरे भी नहीं आने वाले। आप क्या सोचते हो कि भाई 21 दिन छुट्टी बना करके आओगे और आकर के सीधे फिर बॉस बन जाओगे और उसके बाद कहोगे कि भाई अब हमारे हिसाब से चलो? तो खैर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जाएगा, फिर वो करेंगे तमाशा। मुद्दा क्या क्या उन लोगों ने उठाया है, तो वो E20 इथेनॉल बोगस है। बोगस। भाई आपकी गाड़ी है, कौन आदमी है मिडिल क्लास में जिसके पास गाड़ी नहीं है? अगर उससे इंजन खराब हो रहा है, उससे कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है,
तो अभी तक जो है ये सारे जो है पप्पू पंचर वाले सब जो और सारे मैकेनिक वो करोड़पति बन गए होते। बेकार की बातें, बस आपको कोई अफवाह फैलानी है, एजेंडा करना है। वो भाई गाड़ी से हम लोग नहीं चलते क्या? भाई सबकी गाड़ी खराब होगी ना, फिर तमाशा बना रखा है। सोशल मीडिया के ऊपर एक से एक जो है चिंटू मिंटू आकर के ज्ञान देकर के जा रहा है। दूसरा मुद्दा, और इसी वजह से इसको उठाना चाह रहे हैं, दूसरा मुद्दा जो बताया जा रहा है वो एनटीए पेपर लीक। ठीक है, पेपर लीक तो मसला ठीक है, एसआईआर फिर वही वोट चोरी। मतलब आप ये समझ लीजिए वो कुछ जानवर को तो दुम टेढ़ी की टेढ़ी। भाई एसआईआर करते करते आप जो है हार गए बिहार, एसआईआर करते करते आप हार गए बंगाल। अब एसआईआर करना चालू करोगे, अखिलेश यादव तो भागेंगे कि भाई इसके चक्कर में हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो एसआईआर का अच्छा, भूपेंद्र यादव के पर्सनल स्टाफ को हटाया गया, ये नेशनल वो पार्लियामेंट में इशू उठाया जाएगा। खैर उस समय ये सब मुद्दा नहीं उठता था। ये एक अचानक से मुझे याद आ गया कि कांग्रेस पार्टी में जब प्रणब दा राष्ट्रपति जो बने बाद में, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, इस चिदम्बरम ने 17 बग लगा दिए थे उनके टेबल के नीचे, उसके बाथरूम में, तो खिड़की पे, कि कौन आदमी आ रहा है, कौन क्या गप कर रहा है, सब सुनते थे ये लोग। बड़ा बवाल मचा था। लेकिन उस समय भी विपक्ष ने इसको मुद्दा नहीं उठाया कि भाई ये क्या चल रहा है चिदम्बरम। और आखिर अंततोगत्वा हुआ क्या, चिदम्बरम फिर बाद में जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। फिर राम मंदिर के ऊपर भी ये लोग रकस क्रिएट करने वाले हैं। और ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक और कोई मुद्दा उठा रखा है, और जिसके लिए वो पिछली बार जिसके लिए डांट वाट खाए थे, वो पोस्टर वोस्टर लेकर के चले गए थे ना, कितना बवाल मचा था, इनको सस्पेंड भी कर दिया गया था। अब फिर वही काम करेंगे। ओम बिरला के पास अब इस बार चिट्ठी वो लिखे हैं और अपनी पार्टी के लीडर्स को भेजे हैं ओम बिरला जी से कि हम कुछ पोस्टर लेकर के आना चाहते हैं, हमको परमिशन दे दिया जाए। ये जो खबर आई है कि वो परमिशन मांग रहे हैं, उससे इनका इंटेंशन क्या है, क्लियर है कि रकस क्रिएट करना है, हंगामा क्रिएट करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये दो अप्रोच 20 तारीख को दो हाथ होगा। सरकार बड़ी सख्त है इस मामले में कि कुछ संवैधानिक जो है काम, वन नेशन वन इलेक्शन, डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बिल और केजरीवाल कानून में कहता हूँ वो संशोधन 130, वो क्यों? क्योंकि वो कानून ऐसा है, वो टेस्टिंग है, सबसे पहले वही लाया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति 30 दिन के लिए जेल गया तो वो मंत्री है या संतरी है या फिर चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उसको जो है इस्तीफा देना पड़ेगा, जो केजरीवाल ने नहीं दिया था। तो वो जब बिल आएगा वो टेस्टिंग ग्राउंड हो जाएगा। वो 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ, तब उसके बाद दनादन ये सारी चीजें जो है अमित शाह रोल आउट करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा में एनडीए पहले से ही मजबूत स्थिति में है, लेकिन बीजेपी की नजर अब सिर्फ साधारण बहुमत पर नहीं बल्कि ऐसे समर्थन आधार पर है जो बड़े संवैधानिक फैसलों के समय उसकी ताकत को और बढ़ा सके। यही वजह है कि मानसून सत्र को सरकार के लिए केवल विधायी सत्र नहीं बल्कि एक बड़े मोदी पावर शो के रूप में भी देखा जा रहा है। 20 जुलाई से शुरू होने वाले इस सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, लेकिन नजर इस बात पर रहेगी कि सदन के भीतर संख्या बल और राजनीतिक समर्थन के मोर्चे पर मोदी सरकार कितनी मजबूत दिखाई देती है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।